दूसरा वाकया पुलिस के हवाले से हुआ कि रावल डैम चौक पर रात को हम आए तो वो बस से उतर के जो टैक्सी ली तो ज़ाहिर बस हमारे शहर से इस्लामाबाद आके तो कोई पहुंचती थी 3 बजे, थके हारे उतरे, मैं और छोटा भाई था साथ। तो वहाँ पुलिस ने नाका लगाया हुआ, जब उन्होंने गाड़ी रोकी, हाँ जी कितों आए क्या है, ज़ाहिर ला यानी से सवाल। मैंने इशारा तक करके कहा, मैंने कहा वो सामने मार्गला अपना रावल टाउन है, ये हमारा घर है, हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, अब सोने का टाइम है, अब जाने दें, कोई बात नहीं है क्या आप, नहीं 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 तुसी थले उतरो, चेकिंग होएगी, तलाशी होएगी, यानी कितने जान देगी। जब इस तरह की बातें की समझ तो आ गई है कि अब ये जस्ट नॉनसेंस होने लगी है। तो जब नीचे उतरे तो छोटे भाई ने मुझसे उतरते मेरे से भी पहले उतर के कहते हैं हम सैफुल्लाह भट्टी के भतीजे हैं। वो सैफुल्लाह भट्टी उन दिनों पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में इंस्ट्रक्टर थे, तो उसने समझा कि ये सारे उन्हीं के शागिर्द होते हैं। मैं उतरा हूँ जब पिछली सीट से, तो मैं उतर के तो गुस्सा मुझे सख्त आया, तो मैंने पुलिस वालों को बात करने से पहले अपने भाई को एक लगा दी। मैंने कहा जी अगर हम सैफुल्लाह भट्टी के भतीजे ना होते तो फिर क्या हम रात यहाँ पे सड़क पे सोते या रावल डैम के थड़े पे सोते चढ़ के? हमने घर में ही जाके सोना है, ये रेफरेंस देने की क्या जरूरत है, क्या सेंस बनती है? हमारे पास कौन सी मतलब ऐसी कोई, क्यों ये हमें बिला वजह रोकेंगे? सवाल इनसे है। तो खैर जब हमारी आपस में ये सख्त कलामी हुई तो वो जैसे कहते हैं ना बहू को सुनाते हुए बेटी को डांट रहे होते हैं तो बहू समझ जाती है, तो मैंने भाई को डांटा तो पुलिस वालों को भी समझ आ गई कि थे यहाँ पे ये सिलसिला नहीं चलना, तो उन्होंने कहा जाएं जी जाएं। लेकिन ये सबक हमने उस वक्त से ही अपने भाई को ये कहा कि यार रहना है तो अपनी शरायत पे रहना है, अपनी शनाख्त से रहना है, रेफरेंसेस के साथ नहीं रहना। उसके बाद कहीं हम मार्गला अपना जो मार्गला रोड के साथ ट्रेल 3 है वहां पर इस्लामाबाद में, वहां कोई 10 साल मैं वहां रेगुलर वॉक करता रहा हूँ। उस वक्त हमारे जो बैच होते थे, वॉक के जो शाम के साथी होते हैं उनमें एयर मार्शल नूर खान थे, शेख रशीद थे, अपना बाबर अवान थे, और एक हमारे मुझे अच्छी तरह याद है उसी ग्रुप में एक ISI के उस वक्त मेजर थे जो सामने ही उनके क्वार्टर हैं, वो भी उसी तरह किट शिट करके ट्राउजर पहन के आए हुए थे। तो कई साल तक मुसलसल हमारी रोज दुनिया जहान के मौजूआत पे बात भी होती थी, लेकिन वो रेफरेंस उठाने की कोई सेंस कभी मुझे समझ में नहीं आई कि किस बात पे रेफरेंस दें। उनका वो उनकी जॉब है, उनके अपने मसाइल हैं, उन्होंने वो करना ही करना होता है, और उनके अपने मैंडेट होते हैं, उनका अपना एक दायरा कार है, वो हमारे साथ ना ताल्लुक रखता है ना उसका वो हमसे ताल्लुक है। लेकिन ये सारा हुआ इसलिए है कि बाज दफा हाथ में से, मुट्ठी में से ये जो डोरियां थी इनको छोड़ते छोड़ते कुछ रियासती इदारों ने किया, सियासतदानों ने किया, कहीं कहीं अदलिया ने भी अपने मैंडेट से हटे, और बाद में फिर जाके जाहिर है कि ये फौज भी कहीं आसमान से तो उतर के नहीं आई, उसी पाकिस्तानी स्टाफ से निकल के आई है। तो वो ISPR ने भी सीख लिया सारा कुछ कि हमने किस तरह बयान देने हैं और सारा कुछ करना है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये सरफेर नजर करने वाला वाकया नहीं था। फौजों की तादाद जितनी भी हो, उनके स्ट्रेटेजिक असासों का जो भी लेवल हो, ये चीजें सिविलियंस की रोजमर्रा जिंदगी तक उतर के नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फौज का, किसी भी मुल्क की फौज का और पब्लिक का जो ताल्लुक है वो ये है कि वो 10 लाख या 20 लाख या 25 लाख की फौज जो है उसके पीछे 22 करोड़ आदमी उनको अपनी जाती प्रॉपर्टी समझ के खड़े होते हैं, तब फौजें जीतती हैं, तब फौजों का मोराल हाई रहता है, तब फौजें दुनिया को फेस कर सकती हैं, ना कि वो 20-25 हजार जो हैं, 25 लाख जो हैं वो 20-22 करोड़ को अपनी प्रॉपर्टी समझे। ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रेच इन टाइम सेव्स 9 वाला बिल्कुल जनाब वाकया है। किसी शख्स को, किसी की बीवी या किसी की बेटियों को या किसी की फैमिली को ये इख्तियार नहीं है कि वो रियासत के इदारों की धमकियां अपनी जाती कैपेसिटी में हमें दे सके। नो सर, ये पाकिस्तान गया गुजरा पाकिस्तान का जो अवामी स्टफ भी है वो इस बात को कबूल नहीं करेगा। बाकी रहा ये सवाल कि आज मैंने आपसे ये बात कर क्यों दी, तो वो उसके लिए आपको जाते जाते एक वाकया सुनाते जाते हैं। वो बिल्कुल मुझे अमरे वाकया के तौर पर उबैदुल्लाह अजीम साहब ने सुनाया था कि जब माशाल्लाह लगा भुट्टो साहब के बाद को पकड़ धकड़ हुई कराची में, तो वो एक बुढ़िया सी आई, तो उन्होंने आके अजीम साहब को कहा, अरे अलीम वो उसको मेरे बेटे को पकड़ के ले गए फौज आर्मी वाले था, अरे वो माशाल्लाह की सिचुएशन थी, वहां जुलूस निकले तो पकड़ के ले गए। तो उनका उस वक्त नाम बचता था कराची में, मतलब हर जगह मशहूर थे, हर लिहाज से अच्छी फुटिंग रखने वाले एक नामवर किस्म की शख्सियत भी थे। तो बहरहाल ये इन्होंने तैयार हुए, कहते कि हम गए, जो भी वहाँ कमांडिंग ऑफिस था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का या जिस एरिया में वो रह रहे थे
वहाँ का। तो जो ब्रिगेड मेजर या जिसके पास भी कमांड थी उस एरिया की, वहाँ गए, अलीम साहब उनके दफ्तर मिले, कहते हैं वो हम इस सिलसिले में आए थे। तो वो कहते हैं आइए, आपके आने पे खुशी हुई। तो वो कहते हैं जनाब हम तो आपकी वो चांद चेहरा सितारा आंखें और कुछ दिन तो बस वो मेरी आंखों में, हम तो बड़े फैन हैं आपके। तो उन्होंने टी ब्रेक मंगवाई, फौरन चाय शाय वहाँ रखी। तो चाय पीते हुए वो कहते हैं ब्रिगेडियर साहब के, अलीम साहब वो छोड़ें अब उनको, बच्चों को तो आप आए थे तो मैं उसी वक्त कह दिया था छोड़ दें, वो तो आपके जाने तक घर पहुंच चुके होंगे। चाय पिए, जब चाय का कप पकड़ा तो कहते अच्छा अलीम साहब ये बताएं कि मौजूदा हालात पर ऐसे शायर आपका क्या तबसरा है। तो अलीम साहब ने कहा बात यह है ब्रिगेडियर साहब, मैं उन बच्चों को छुड़वाने के लिए आया हूँ, खुद गिरफ्तारी पेश करने के लिए तो नहीं आया कि मैं इन हालात पे अपना तबसरा पेश करूं। बात यह है कि ये एक शायर का तबसरा था कि अगर हम सारी बातें सीधी सीधी करें तो भाई मैं उनको क्या छुड़वाऊंगा, आप तो मुझे भी पकड़ लेंगे। तो कहने की बातों के मौके होते हैं, लेकिन खुदा के लिए ये इंटेक्ट इदारे हैं, इन इंटेक्ट इदारों का वकार और उनके साथ उनकी जो रख रखाव है वो आपकी जिम्मेदारी है। और इसको अभी से इस बात को रोकना पड़ेगा। ये कि उनकी FIR दर्ज हो गई है, ये हो गया, किसी के पास जितने मर्जी पैसे हो, जो मर्जी सिलसिला हो और जो मर्जी ओहदा हो, कर्नल हो या ब्रिगेडियर हो, उनकी फैमिली को इस तरह करके इस्तेमाल करने नाम और ये कल्चर आम करने का यहीं पे जीरो टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वरना वो जो एक बचा हुआ इदारा है उसका वकार दांव पे लगेगा।